इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली प्रॉपर्टी देखिएगा फ्लूइड की। फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी है द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर। तो अगर हम किसी फ्लूइड की बात करेंगे तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये इसकी प्रॉपर्टी क्यों है? ये इसकी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि सॉलिड में रैंडमली अरेंज नहीं होते। सॉलिड में सारे के सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, गैप ही नहीं होता बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर सेपरेशन होता ही नहीं है सॉलिड में, इसीलिए वो सॉलिड है। सेकेंड है, अ फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल और shearing stress for an indefinite period. It begins to flow when a shearing stress is applied. It begins to flow when a shearing stress is applied. इसका मतलब क्या है? आप ये सोचिएगा कि अगर मैं रिवर की बात करूँ, नदी की बात करूँ, तो नदी जो है, नदी में ऐसे समझ लीजिए कि ये पानी है, ये नदी का ऊपर वाला सरफेस है, बड़ा गहरा है, काफ़ी अंदर तक। तो मैं बहुत देर तक सोचूं कि इस पर मैं जो है हाथ लगाए रखूँगा ऐसे, और मैं फोर्स लगाऊंगा, लगाता रहूँगा। अरे फोर्स लगाऊंगा तो वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, वो पानी आगे की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो अगर मैं ऊपर पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर इस तरीके से टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ, शियरिंग स्ट्रेस लगाता हूँ, तो वो उसको विथस्टैंड या होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे कोई सॉलिड रखा हुआ है, उस सॉलिड पर टेंजेंशियली मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो सॉलिड तो उसको विथस्टैंड कर लेगा, होल्ड कर लेगा, लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड ऐसे फ्लो करने लगेगा। हम नाव में बैठते हैं, तो नाव में बैठने के बाद हम पानी को ऐसे पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो पानी हमको बदले में न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से पानी हमको आगे की तरफ पुश करता है, तो नाव चलने लगती है। तो वो शियरिंग स्ट्रेस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता लिक्विड। थर्ड देखिए, अ फ्लूइड हैज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, it ultimately assumes the shape of the containing vessel, so a fluid has no modulus of rigidity. तो फ्लूइड की खुद की कोई शेप नहीं होती। इसको क्या है कि अगर आपने 1 लीटर की बोतल में डाल दिया और वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बोतल है तो वैसी शेप ले लेगा। अगर आपने स्क्वायर कंटेनर में डाल दिया तो स्क्वायर की शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेता है। फोर्थ देखिए, अ फ्लूइड कैन exert or withstand a force in a direction perpendicular to its surface, so a fluid does have a bulk modulus of rigidity. A fluid can exert or withstand a force in a direction perpendicular to its surface. ठीक है। अब देखिएगा, perpendicular to its surface का मतलब क्या है? हमने ये कहा कि हमारे पास एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन सीरीज, सॉरी सिरिंज। तो सिरिंज है हमारे पास, सिरिंज इज लाइक दिस, ये सिरिंज है। तो सिरिंज जनरली सिलेंड्रिकली होती है, ये सिरिंज है। अब सिरिंज जो है, सिरिंज में ऊपर पिस्टन लगा रहता है, ऐसे एक पिस्टन लगा रहता है, और पिस्टन के ऊपर एक सेक्शन होता है जिस पर हम थंब से ऐसे प्रेस करते हैं। अब सोचिएगा कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो हम इसको प्रेस करेंगे, तो हम किस डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो परपेंडिकुलर, आप ये सोचिए कि अगर ये सिरिंज आगे से बंद है, तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड विथस्टैंड करेगा इस परपेंडिकुलर फोर्स को। आप लगाते जाओ ताकत, लेकिन ये आगे से, अगर ये बंद है आगे से, नीडल अगर क्लोज्ड है, तो लिक्विड आगे से निकलेगा नहीं। ठीक है। और अगर नीडल खुला हुआ है तो वो आगे से निकल जाएगा, मतलब उस केस में ये आपका फोर्स लगाएगा। दूसरा, मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि यहाँ से नीचे से भी हमारे पास एक और हमने पिस्टन का अरेंजमेंट कर दिया, हमने नीचे से एक और पिस्टन का अरेंजमेंट कर दिया, और ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन ऊपर वाला जो पिस्टन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड ऊपर की तरफ भी जाने लगेगा। ठीक है ना। तो लिक्विड जो है, लिक्विड पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दी जाए तो वो उसको विथस्टैंड भी कर लेता है। अगर दूसरी जगह से दूसरा एंड जो है वो बंद है, तो वो उसको विथस्टैंड मतलब होल्ड भी कर लेता है, और वो उल्टा भी फोर्स लगा देता है। उल्टा फोर्स ये है कि अगर मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रखा है, और तभी क्या हो जाए कि ये जो साइड्स है ना पिस्टन की, वो लूज़ हो जाए, तो पिस्टन की साइड्स जैसे ही लूज़ हो जाएगी तो वो एकदम से बैक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना। क्योंकि पिस्टन जो साइड में है, साइड में ये रबर से पैकिंग होती है इसकी,
कि अगर आप प्रेस करेंगे तो आगे तो जा सकता है, लेकिन वापस खींचने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। कोई भी डॉक्टर अगर है तो आप मतलब कोई डॉक्टर से अगर आपकी जान पहचान है तो वो आपको बता देगा कि भाई वापस खींचते टाइम हमको हाथ लगाना पड़ता है, तब खींचना पड़ता है, ठीक है। और इंजेक्ट करते टाइम तब ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो आगे की तरफ रबर पतला वाला लगा रहता है, पीछे की तरफ रबर मोटा वाला लगा रहता है, ताकि उसको खींचते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। और सर उसके अंदर एयर एटमॉस्फेरिक एयर का वो एक दो अगर बबल आ जाते हैं तो इंजेक्ट करने से पहले उसको निकाल दिया जाता है। हाँ, वरना वो दिक्कत नहीं तो वो बॉडी में प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, तो इसीलिए ये कहा जाता है सो अ फ्लूइड डज हैव अ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फ्लूइड में बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। बल्क मॉडुलस का मतलब क्या हो गया भाई? पहला हमने देखा था यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कब होता था? जब हम किसी चीज़ को इलोंगेट करते थे, ठीक है। तो क्या लिक्विड को खींच के लंबा किया जा सकता है? नहीं करा जा सकता। तीसरा होता था हमारा जो शेयर मॉडुलस होता था। तो शेयर मॉडुलस का मतलब क्या है कि भाई जब हम उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स को झेल ही नहीं पाता। हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो पानी पीछे की तरफ फ्लो करने लगता है, नाव आगे की तरफ चलने लगती है। तो एक बचता है आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब कि जहाँ पर हम वॉल्यूम किसी चीज़ का कम कर सकें, कंप्रेस करके। तो आप ये देखिएगा कि फ्लूइड की कैटेगरी में दोनों चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी और गैस भी। और जो घरों में सिलेंडर जो यूज़ होता है, उस सिलेंडर में क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो C4H10 होती है, ब्यूटेन गैस, LPG, ठीक। अभी जो ये पाइप्ड नेचुरल गैस PNG जो आ रहा है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रेड कलर के सिलेंडर आया करते थे पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। घरों में आज भी वो आते हैं, फ्लैटों में तो ये कनेक्शन आ गया है। तो वो जो सिलेंडर आया करता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर उस सिलेंडर को पूरा भरा हुआ है सिलेंडर और आपने उसको पकड़ा ऊपर से और आप उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ना उसके अंदर लिक्विड जो है वो हिलता हुआ नजर आएगा। अब जब लिक्विड उसके अंदर हिलेगा तो उसके अंदर एयर होती है। भाई मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, उसके अंदर ब्यूटेन होती है गैस, है ना। वो बोल रहा है एयर होती है, हवा से रोटी पक जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है। तो जो ब्यूटेन गैस है, अब ये हम चाहते हैं कि इतना सा सिलेंडर है लेकिन उसके अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गैस हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा गैस आए। खाली सिलेंडर भी ना उठाना बड़ा मुश्किल होता है, इतना हैवी मेटल होता है उसका। वो हैवी मेटल, हाँ मतलब फिर भी हैवी होता है। तो वो जो हैवी मेटल है, वो हैवी मेटल किस लिए यूज़ करा जाता है? ताकि गैस कहीं बाहर ना निकल जाए, एकदम से सिलेंडर कहीं से लीक ना हो जाए, गैस ना लीक होने लगे। तो वो हैवी मेटल का बनाया जाता है। हैवी मेटल का वो बनाया गया और उसमें कंप्रेस कर करके लिक्विड को दबाया जाता है। तो सॉरी, ब्यूटेन गैस को दबाया जाता है। गैस को जब दबा देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो बहुत वाइडली सेपरेटेड है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है गैस में, जो बहुत दूर दूर है वो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अब जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो लगभग उतना हो जाता है जितना कि किसी लिक्विड में होता है। तो अगर मैं गैस को कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेस होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर लिक्विड को कंप्रेस करा जाए तो लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज पूछनी है, ऐसे कितनी गैस है उसमें डाल देते होंगे वो सिलेंडर में? इसमें आती है आई थिंक 30 या 31 kg गैस आती है, किलोग्राम तो इतना होता है ना। और अब उसमें गैस का कितना है पता नहीं, मतलब पूरा जो भरा हुआ सिलेंडर होता है उसमें 31 पॉइंट समथिंग होता है किलोग्राम। और आई थिंक 14 हाँ सर 14.2 लिखा रहता है इसके ऊपर कुछ होता है कि इतना किलोग्राम गैस होती है और बाकी का वजन जो है वो सिलेंडर का होता है, ऐसा होता है। हालांकि अब कुछ ऐसा भी हो रहा है कि शायद फाइबर मटेरियल के आ रहे हैं, कुछ प्लास्टिक के भी सिलेंडर आ रहे हैं। वो तो जिएंगे कितना? नहीं, वो उनकी लाइफ ज़्यादा होगी, उनकी लाइफ ज़्यादा होगी। ये वाले सिलेंडर ख़राब हो जाते हैं ना तो गलने लगते हैं, पानी वानी पड़ता है, तो वो प्लास्टिक वाले ख़राब नहीं होते। प्लास्टिक वाला तो कभी वो कुछ करो वो गैस। अरे वो उतना पतली प्लास्टिक नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो। सर प्लास्टिक होती है हल्की सी। सर, हाँ जी बोलिए। सर परफ्यूम भी सेम फिनोमिनन से रखा जाता है? परफ्यूम भी सेम फिनोमिना से। तो जहाँ पर भी परफ्यूम भी जो गाड़ियाँ होती है ना CNG वाली, उनमें भी यही होता है फंडा। अगर कभी भी CNG की गाड़ी कोई यूज़ करता है तो उसमें आप ये देखिएगा कि वो निकलता हुआ जाएगा। अगर CNG पंप के आगे से तो देखेगा भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है तो चलो पूछ लेता हूँ। पहले वो पूछेगा भैया प्रेशर कितना आ रहा है, वो दिखाएंगे कि इतना आ रहा है। तो अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो कह देता है कि हाँ भर दो। अगर कम प्रेशर है तो अच्छा कम प्रेशर कितना आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रेशर मतलब कितनी गैस उसमें जा पाएगी। हाँ, तो वो कम प्रेशर आ रहा है का मतलब या जा रहा है का मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी ना बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं। तो जैसे पेट्रोल पंप जो होता है, पेट्रोल पंप में क्या होता है, पेट्रोल पंप में नीचे की तरफ जो है मतलब ज़मीन के नीचे स्टील का कंटेनर होता है।
उस कंटेनर के अंदर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप का जो फर्श होता है ना, उसमें लोहे का वो बना रहता है, बीच बीच में लोहे का, जैसे एक छोटा सा डोर हो जिसको ऐसे करके खोल देते हैं, जैसे एक गुफा का दरवाज़ा खुलता है उस तरीके से, तो वो खुल जाता है। उसके अंदर एक और दरवाज़ा लगा रहता है, वो सर्कुलर होता है, उसको खोला जाता है, और खोल कर जब इंडियन ऑयल का या भारत पेट्रोलियम का वो आता है, कंटेनर आता है, तो उससे उसके अंदर पेट्रोल भर दिया जाता है। फिर वो मशीन्स के थ्रू डिस्पेंस होता है और लोग अपने व्हीकल्स में पेट्रोल डलवाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सीएनजी की, तो सीएनजी क्या होता है, सीएनजी के बड़े बड़े सिलेंडर्स आते हैं। आपने देखा होगा रात के टाइम ऐसे ट्रक चलते हैं जिनमें वाइट वाइट कलर के लंबे लंबे सिलेंडर लगे रहते हैं। तो वो सिलेंडर का पूरा एक कार्ट्रिज आता है, वो पूरी की पूरी कार्ट्रिज काफ़ी हैवी होती है, उसको निकाल कर रख दिया जाता है। रख दिया मतलब एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, और जो खाली वाली कार्ट्रिजेस होती है, कार्ट्रिजेस मतलब ग्रुप ऑफ सिलेंडर्स, उनको निकाल कर वापस रख दिया जाता है सिलेंडर में, फिर वो ले जाता है उसको। तो अब होता क्या है कि वो कार्ट्रिजेस धीरे धीरे करके जब गैस रिलीज़ करना शुरू करती हैं, तो शुरुआत में गैस का प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नया नया सिलेंडर खुला, तो बड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ज़्यादा प्रेशर होता है तो ज़्यादा गैस में भरी जाती है, गाड़ी में ज़्यादा गैस आ जाती है। और जब वो थोड़ा ख़त्म होने लगता है तो तब गैस का फ्लो थोड़ा कम होता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बलून है, उस बलून के अंदर हवा भरी हुई है, पूरा एकदम फूला हुआ है, और उसको एकदम से हम खोल दें तो वो ऐसे करके घूमता है बड़ी तेज़ी से। बर्थडे होता है ना बच्चों का, तो बच्चे खेल करते हैं इस चीज़ का बड़ा, तो वो ऐसे ऐसे करके घूमता है। लेकिन जब उसकी गैस ख़त्म हो जाती है या कम गैस रहती है, तो फिर वो धीरे 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 करके ऐसे मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है, वो प्रेशर और फोर्स दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि प्रेशर अगर ज़्यादा है उसके अंदर तो बड़ी ज़्यादा फोर्स लगेगी, बड़ी तेज़ी से जो बलून है वो घूमेगा। तो खैर, ये जो सारी कहानी है ये इस वजह से बताई जा रही है कि जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है, वो क्या करेगा, वो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला जो फंडा है, वो उसमें बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम यूज़ करेंगे फ्लूइड में। क्यों करेंगे? क्योंकि इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, उसको हम खींच सकते हैं, लिक्विड को खींचना या गैस को खींचना पॉसिबल नहीं है, और ना हम उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा सकते हैं। तो इसी वजह से ना तो यंग मॉडुलस काम करेगा, ना ही शेयर मॉडुलस काम करेगा, बल्क मॉडुलस की यहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स विद अ डिफरेंस। लिक्विड्स और गैसेस ये दोनों के दोनों फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या? गैस होते हो A liquid is incompressible and has a definite volume, and a liquid is incompressible and has a definite volume and a free surface of its own. A gas is compressible and it expands to occupy all the space available to it. इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्रेस उसको करा जा सकता है। ठीक है, दबा कर बाहर क्यों आएगा, कंप्रेस हो जाएगा, होता है। किसमें कर सकते हो? पानी को डीप फ्रीज़र जो होता है ना, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो फ्रीज़र होता है रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें क्या होता है, उसमें बस एक ही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। लेकिन जो डीप फ्रीज़र होता है, डीप फ्रीज़र में आप देखेंगे कि आपने एक आइसक्रीम का एक वो रख दिया, कंटेनर रख दिया, उसमें पिघली हुई आइसक्रीम है, वो फटाफट जम जाता है, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर जम जाता है। होता है, देख लेना कहीं, ये जो जनरल स्टोर्स जो होते हैं ना, जनरल स्टोर्स पर वो रखा बड़ा रहता है, वाला? हाँ वो बड़ा वाला जिसको ऐसे करके खोलते हैं, जिसमें बटर रखते हैं। हाँ, वही। हाँ। तो वो डीप फ्रीज़र कहलाता है। तो उसमें जल्दी जम जाती है, 5 या 10 मिनट में या 15 मिनट लगते होंगे, मतलब वो आइसक्रीम जम जाती है जल्दी। तो उसमें दो कंसेप्ट साइमल्टेनियसली यूज़ होते हैं, एक चीज़ टेम्परेचर को रिड्यूस करना, और दूसरा कंसेप्ट होता है प्रेशर को बढ़ाना। तो प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है ना, तो टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है तो लिक्विड की विदस्टैंडिंग फोर्स खत्म होती जाती है। अब जब वो फोर्स, इंटरनल फोर्स खत्म होती जाएगी, तो फिर वो कंप्रेस होने की पोजीशन में आ जाएगा। अब प्रेशर भी आपने साइड बाय साइड बढ़ा दिया। यहाँ जो हम घरों में फ्रीज़र यूज़ करते हैं, आप ये देखिएगा कि आप आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदते हैं, अभी आपने उस आइसक्रीम को एकदम खाना शुरू करा। हाँ उदय, क्या बोल रहे हो? फ्रीजर और प्रेशर कैसे बढ़ेगा? क्या समझा नहीं? प्रेशर? फ्रीजर कैसे? आपने कहा ना कि फ्रीजर अच्छा और अच्छा, प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं प्रेशर नहीं, फ्रीज़र में सिर्फ टेम्परेचर कम होता है। मैं बताता हूँ अभी, मैं अभी दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो जो हम फ्रीज़र की बात करते हैं, जो घर में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आपने आइसक्रीम बाज़ार से खरीदी और ख़रीद के आपने खानी शुरू करी, तो आइसक्रीम काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन आप उसको घर पर ले आए। अब घर पर लाते लाते वो थोड़ी सी मतलब मेल्ट हो गई। अब आपने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करते हैं, क्योंकि मेल्टेड आइसक्रीम खाने में मज़ा नहीं आता।
तो उसको आपने फ्रीज़र में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम वो वाली बात नहीं आ पाती जो वहाँ से आपने डायरेक्ट परचेज करके और जो खाना शुरू करा था। मतलब थोड़ी बहुत जम तो जाती है लेकिन उतनी हार्ड नहीं हो पाती। तो उनके फ्रीज़र में ऐसा क्या है जो हमारे फ्रीज़र में नहीं है? तो मैं बताता हूँ कि उनके फ्रीज़र में क्या होता है। उनके फ्रीज़र में एक जो मतलब उसके साथ साथ जो ये आपका होता है, क्या बोलता हूँ मैं इसको, टेम्परेचर डाउन करने के साथ साथ उसमें एक कंप्रेसिंग यूनिट भी होती है। आपने कंप्रेसर सुना है? कंप्रेसर जो कि एसी में होता है। तो वो जो कंप्रेसिंग यूनिट होती है, वो कंप्रेसिंग यूनिट क्या करती है, वो टेम्परेचर को डाउन भी करती है और प्रेशर को भी बढ़ाती है। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो लिक्विड की विदस्टैंडिंग फोर्स खत्म होती जाएगी। विदस्टैंडिंग फोर्स मतलब आप लिक्विड को दबाना चाह रहे हो लेकिन लिक्विड दबना नहीं चाह रहा है, उसके अंदर फोर्स है। आपने जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन करा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नज़दीक आने शुरू हुए। जब पार्टिकल धीरे धीरे नज़दीक आने शुरू हुए तो इसका मतलब क्या है कि अब उसने स्पेस छोड़ना शुरू कर दिया कि अब आप उसको दबा सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि आप लिक्विड को, पानी को, सिंपल आप पानी को क्या करिए कि ग्लास में बिल्कुल अप टू द ब्रिम भर दीजिए और फ्रीज़र में रख दो, उसको संभाल के थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दो। और फिर जब बर्फ़ जमेगी ना तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे हो गया हो, ज़्यादा तो नहीं, ऐसा रिमार्केबल चेंज नहीं होता लेकिन थोड़ा सा वो नीचे की तरफ हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप किसी आइसक्रीम का जो वो ठेला होता है ना उसमें अगर आप वो रख देंगे तो आप देखेंगे लगभग इतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो इतना फ़र्क क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें प्रेशर दबाना, उसमें प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा ये देखिए कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ने से चीज़ एक्सपैंड होती है और टेम्परेचर रिड्यूस होने से चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल, आपका लैपटॉप का जो ये चार्जिंग केबल होता है, आजकल सर्दियों में देख लीजिए, सर्दियों में अगर आपने इसको मोड़ रखा है तो फिर आपको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है। और गर्मियों में देखिए, गर्मियों में एक्सपेंडेड होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ये वायर, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी हार्ड है तो फिर वो आउटर लेयर येलो हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि गैस को हम काफ़ी अच्छे एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल इसलिए बोला गया है, जो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, कि गैसेस के कंपैरिजन में वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। नाम से ही समझ में आता है, स्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे अभी। तो इसमें देखिएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। तो जहाँ पर आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो वो वाली जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में डाल देंगे। फ्लूइड डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद नेक्स्ट पेज पर आइए, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। तो उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स बोल देते हैं। फिर बात करेंगे थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। तो थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि एक चीज़ ना हम पढ़ चुके हैं कि अगर, और हम देख भी चुके हैं, सर्दियों में थोड़ा नहाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम बकेट में पानी भर देते हैं और खेलते रहते हैं उसके साथ में, यानी वो पानी डालने में डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? कि एकदम ठंड लगेगी, ठीक है। वो गर्म पानी भी है लेकिन तब भी डर लग रहा है। तो हम वो बकेट में क्या करते हैं, उसको जो मग होता है उसको मग को हम डुबोते रहते हैं। हाँ। डुबोते हैं, वो एकदम से जंप करके ऊपर आ जाता है। तो ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी लिक्विड के अंदर एक फोर्स होती है कि आप उसको अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे वो वापस से बैक एक फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स, वो बोलते हैं। The total force exerted by a liquid on any surface in contact with it is called thrust. A thrust is a force, so its SI unit is Newton. So its SI unit is Newton. हमने क्या करा, ये एक बकेट के अंदर पानी रखा हुआ है और हम इसको मग से पानी को हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मग है, ठीक है, और हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे दबाया, लेकिन दबाने के बाद ये ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगाता है, BUOYANT, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स को ही अप थ्रस्ट भी कह दिया जाता है। अब क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, ठीक है जी।
उसके बाद देखिएगा लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। अगला जो टॉपिक है इस पर, ये लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो अगर एक लिक्विड जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है कि हमने किसी कंटेनर के अंदर एक लिक्विड डाल दिया, जैसे एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड डाल दिया। लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। तो ये लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर। Consider a liquid contained in a vessel in the equilibrium state of rest. Suppose the liquid exerts a force F on the bottom surface in an inclined direction, OA as shown. The surface exerts an equal reaction R to water along OB. तो क्या है कि हमने ये कहा कि जो लिक्विड है, लिक्विड एट रेस्ट, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, वो सब डायरेक्शन में बराबर बराबर फोर्स लगाएगा। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है कि हमने एक बकेट ली, उस बकेट के अंदर हमने एक लिक्विड को भर दिया, ठीक है। लिक्विड चुपचाप पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, लिक्विड को हम शेक नहीं कर रहे हैं, तो लिक्विड रेस्ट में है। अब उस बकेट के किसी भी कॉर्नर में आप होल कर दीजिए, आप किसी भी कोने में उसमें होल कर दीजिए, तो वहाँ से पानी निकलना शुरू होगा। हम ये कहेंगे कि नहीं मैंने एक ऐसे कोने में होल कर दिया कि यहाँ पर लिक्विड फोर्स नहीं लगा रहा है, तो क्या ऐसा कोई कोना हो सकता है? अगर उसमें पूरे में पानी भरा हुआ है तो आप उसके किसी भी कॉर्नर में होल कर दीजिए, वहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने खाली वाले पोर्शन में, क्योंकि बकेट में पानी तो यहाँ तक भर रखा था, मैंने यहाँ पर कर दिया होल, सर पानी नहीं निकला यहाँ से, मैंने यहाँ होल कर दिया, तो यहाँ से पानी निकलेगा क्यों? क्योंकि पानी है ही नहीं यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं कि लिक्विड हर जगह पूरे कंटेनर में हर एक उसकी पूरी की पूरी वॉल पर बराबर बराबर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स बनाकर बता सकते हैं। हमने ये कहा कि इसके अंदर पूरे के अंदर कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया O, और इस पॉइंट पर O पर मैंने ये कहा कि लिक्विड हर डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स। मैंने कहा कि लिक्विड की फोर्स ऐसे ले लो आप कि लिक्विड ने इस तरह से फोर्स लगाई नीचे की तरफ इंक्लाइन डायरेक्शन में। इस फोर्स को हमने बोल दिया OA, लिक्विड ने फोर्स लगाई इस तरह से OA। अब हम ये कहते हैं सपोज द लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द surface in an inclined direction OA as shown. The surface exerts an equal reaction R to water along OB. तो इसने फोर्स लगाई F। अब ये जो लिक्विड है, ये वाला पॉइंट लिक्विड का, ऐसे न जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो जब ये लिक्विड यहाँ पर फोर्स लगा रहा है कंटेनर पर, तो कंटेनर भी एक बैक फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसने एक बैक फोर्स लगा दी OB, इसको क्या बोल दिया R यानी कि रिएक्शन फोर्स। और फिर इस फोर्स को हमने बोला कि ये जो है रिएक्शन अलोंग OB हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो OB है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे होंगे कि भाई एक की मैंने डायरेक्शन यहाँ पर ले ली, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। और एक हमने यहाँ पर ले लिया, इस वाले को मैंने बोल दिया C, इस वाले को बोल दिया हमने D, ठीक है। अच्छा जी, तो OCOD OB OA ये हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, लिक्विड फोर्स ऐसे लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रही है, रिएक्शन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। द रिएक्शन R along OB has two rectangular components। पहले को बोल रहे हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट OC इज इक्वल टू R cos थीटा। तो इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों बोला है? इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों बोला है? क्योंकि लिक्विड की ना लेयर्स होती हैं बहुत सारी, तो हर ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये इस वाली लेयर को इस तरफ फ्लो कराने की टेंडेंसी रखता है।
तो इसलिए इस वाले कंपोनेंट को टेंजेंशियल कंपोनेंट बोला है। सॉलिड के केस में हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वो पूरे के पूरे सॉलिड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने की टेंडेंसी रखता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट इसलिए बोल रहे हैं कि वो लिक्विड के एक लेयर को इधर फ्लो करा देगा, ठीक। ऐसी न जाने इनफाइनाइट लेयर्स हैं लिक्विड की, एक के ऊपर एक। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। OC इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, OC इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। फिर दूसरा होता है नॉर्मल कंपोनेंट OD, एंड OD इज इक्वल टू आर साइन थीटा। OD हो गया आर साइन थीटा। सिंस अ लिक्विड कैन नॉट रेसिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, लिक्विड किसी टेंजेंशियल फोर्स को सह नहीं सकता, रेसिस्ट नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो करना शुरू कर जाता है उस डायरेक्शन में, तभी तो पानी बहता है और हम नाव को चला पाते हैं, तो वो रेसिस्ट नहीं कर पाता। Any tangential force, so the liquid near O should begin to flow along OC, but the liquid is at rest. The force along OC must be 0. तो हम ये कहेंगे कि ये जो लिक्विड है, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स को ये रेसिस्ट नहीं कर पाता, तो हम ये कहेंगे कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स है जो इस तरफ लग रही है, ये टेंजेंशियल फोर्स आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं रेसिस्ट, बताओ, ये रेसिस्ट नहीं कर पाता, इसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो इधर फ्लो करना चालू हो जाएगा ना, तो ये इधर क्या है, इधर ये आर कॉस थीटा क्या है, ये फोर्स ही तो है। तो जब वो फ्लो करना चालू हो जाएगा तो इसका मतलब कुछ फोर्स तो है जिस फोर्स के साथ वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो 0 कैसे हो सकता है, वो 0 इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैं इस लिक्विड को रेस्ट में मानकर चल रहा हूँ, बट द लिक्विड इज एट रेस्ट। हम ये मानकर चल रहे हैं कि लिक्विड रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कहीं जा नहीं रहा है ना, तो वो कहीं जा नहीं रहा है, इस वजह से ये 0 के बराबर हो गया। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, तो आर कॉस थीटा हमारा 0 के बराबर हो गया। अब आर कॉस थीटा 0 के बराबर हो गया। अच्छा, फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं इस पर कुछ ना कुछ, उस फोर्स का ही तो जवाब में रिएक्शन है, तो आर कैन नॉट बी 0। हम ये कहेंगे तो कॉस थीटा ही 0 होगा, जिसने आर कॉस थीटा को 0 के बराबर बना दिया। और कॉस थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा फोर्स। सुनिए, hence a liquid always exerts force perpendicular to the surface of the container at every point। किसी भी पॉइंट पर जो लिक्विड है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, वो जो कंटेनर है, कंटेनर की सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। कैसे, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये कहा कि लिक्विड जो है वो लिक्विड ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं सकता, लिक्विड यहाँ पर भी ऐसे फोर्स लगाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ कि ये लिक्विड से भरा हुआ एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, मुझे जो दिखाई दे रही है वो इधर वाली वॉल, इधर वाली वॉल और ये बॉटम वाली वॉल ये दिखाई दे रही है। तो इस पर भी लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, है ना, और इधर भी फोर्स ऐसे लगेगा, इस तरफ लिक्विड लगा रहा है, मतलब अंदर से ऐसे लग रही है फोर्स ऐसे, ठीक है। तो लिक्विड इस तरीके से फोर्स लगाएगा हमेशा जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर आ जाइए। पेज नंबर 3 पर हम बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर वही है, फोर्स अपॉन एरिया, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी, यानी कि सॉलिड वाले चैप्टर में भी देखा था। द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F अपॉन A इज कॉल्ड प्रेशर। If the force is not distributed uniformly over the given surface, then pressure will be different at different points। अगर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक बड़ा सा कोई बॉक्स है, उस बड़े से बॉक्स पर लेफ्ट साइड में एक, मतलब इस तरफ एक हैवी सा बच्चा बैठा हुआ है और इस तरफ कोई हल्का फुल्का सा बच्चा बैठा हुआ है, तो प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना, वो जो बॉक्स है वो बेचारा इस तरफ से दबने लगेगा, ठीक है, और इस तरफ से थोड़ा सा उठने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं लगाई है। तो अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तो हम प्रेशर को इस तरीके से कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा E टेंडिंग टू 0, डेल्टा E टेंडिंग टू 0, डेल्टा F
अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, वैसे T इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स वो होती है जो फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो फोटोकॉपी की जो मशीन होती है वो पेपर के ऊपर वो पूरा फ्लैप आ जाता है, तो वो जो फ्लैप एक फोर्स लगाता है वो पेपर के हर कॉर्नर पर बराबर फोर्स लगाता है, तभी पूरी इमेज अच्छे से स्कैन हो पाती है। और जैसे उस पत्थर में आपके विद्युत लगाया था। बिल्कुल वैसे ये ऐसे एग्जांपल बहुत याद रहते हैं तुमको। चलिए, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, इसको आप क्या बोलते हैं, डी एफ अपॉन डी ए। ये लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत, मतलब इसी से इस पूरे को ही डिफाइन करके डी एफ बाई डी ए, यानी कि हम फोर्स को एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये वो चीज़ हो जाती है। Pressure is a scalar quantity because fluid pressure at a particular point in fluid has same magnitude in all directions. तो प्रेशर का हर जगह सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। Some practical applications of pressure are, practical applications देखिएगा, a sharp knife cuts better than a blunt one to increase pressure because area of contact of the sharp knife is less as compared to blunt knife. ये जानते हैं कि नहीं, ये क्या फंडा है? ये फंडा ये है कि भाई अगर मैं ब्लंट नाइफ की बात करूँ, सर वो उसकी धार वैसे, मान लीजिए ये एक चाकू है, ये इसका हैंडल है, चाकू कुछ ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। ये इसका हैंडल है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने थोड़ा सा इसको मैंने मतलब इसकी विड्थ थोड़ी सी दिखाई है और नीचे वाले की विड्थ नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया, अगर मैं इस साइड से उसको काटने की कोशिश करूंगा तो इसका एरिया कुछ होगा, ठीक है, और ये जो पतली सी धार है इसका एरिया जो है वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। तो इसका मतलब जो पतली वाली साइड है, जो शार्प वाली साइड है, शार्प वाली साइड से अगर हम एप्पल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर उसको रखते हैं तो वो उसको आसानी से काट देता है, क्योंकि तब हमारा प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ता है। एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। दूसरा एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दस रिड्यूस प्रेशर। तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक्स इस तरीके के होंगे कि भाई ट्रेन है, एक रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है और एक पैरेलली ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक्स में जो इतना एरिया उसका बढ़ाया जाता है और बीच में वुडन स्लीपर भी उसमें ऐड करे जाते हैं, वुड के जो है वो लकड़ी के वो टुकड़े ऐड करे जाते हैं, आजकल कंक्रीट के यूज़ करे जा रहे हैं टू सेव द फॉरेस्ट। तो ये है कि भाई वो जो होता है उससे होता क्या है कि जो ट्रेन उसके ऊपर टच करती है ना, उसका ग्राउंड से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो जो पटरियाँ हैं वो वहीं की वहीं जमी रहेगी। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो पता चला वो ट्रेन के वजन से पटरियाँ ज़मीन के अंदर दबनी शुरू हो जाएंगी, समझ गए, ठीक है। तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम ये कहते हैं, अब ऐसी तो कहीं ना कहीं कुछ होता है, कहाँ पर हथौली की साइड एक ट्रेन पे पटरी से ट्रेन हाँ, मैंने कुछ सुना था अभी कुछ दिन पहले हुआ था। कुछ दिन नहीं, बहुत साल हो गए तो। अरे नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी उतरी थी कोई पटरी पर और ऐसी उतरी कि वो बाजू में कोई गांव था, वो गांव में ट्रेन पहुंच गई, ऐसा हो गया था, 10-12 लोग मर भी गए थे। वो जो उतरी उसमें तो घर तो डाली। और कुछ ऐसा ही हुआ था, अभी की बात है, शायद दीपावली के आसपास की। चलिए जी, अगला देखिएगा, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड व्हाइल अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। तो एक इंसान के लिए जो रेत होता है उस पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन कैमल आराम से चलता चला जाता है। रीज़न बताओ। हमारा जो फुट जो है ना, हमारा वो जो लंबा पैर है उसका छोटा सा है, तो है ना? उसका जो फोर्स ऑफ एरिया है वो कम ये होगा। देख लो, उल्टी कहानी बता रहा है कि उसका पैर छोटा है और हमारा पैर लंबा होता है, वाह, ठीक है। अबे हमारा पैर इतना सा है ना, और जो कैमल है, कैमल का पैर नीचे से देखिए फैला हुआ होता है काफ़ी। तो वो जो फैला हुआ है और फैलने के साथ साथ क्या है कि हमारे 2 पैर हैं, उसके 4 पैर होते हैं। अच्छा, तो फोर्स ऑफ एरिया 4 से एरिया ऑफ कांटेक्ट उसका ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि उस पर प्रेशर जो है वो कम होगा, प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो क्या होगा कि वो दबेगा नहीं। अब वहीं आप ये सोचिए, किसी घोड़े को चलाने लगो, वहाँ पर घोड़े के पैर इतने छोटे होते हैं, इंसान उसके पैर ही अंदर घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, तो वो प्रेशर पड़ दौड़ेगा गया, और वो दौड़ ही नहीं पाएगा, वो धंस जाएगा उसके अंदर। आप ये अच्छा, आप एक चीज़ आपके दिमाग में आती है कभी कि जैसे खेती करी जाती है तो उसमें जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के टायर इतने चौड़े चौड़े क्यों होते हैं? जिसे ऑन करना तो से
जिससे वो अंदर ना घुस जाए। अंदर ना धंस जाए। क्यों? क्योंकि भाई पीछे जो है, पीछे वो स्पेड्स लगाए रखते हैं, और ठीक है, इतना वो भारी और जब होता है। उसको वो खींचता है, सुन तो लो, जब वो उसको खींचता है तो वो ज़मीन की खुदाई करता है, ज़मीन की खुदाई करता है तो मिट्टी ना सॉफ्ट होती है, अब वो धीरे 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 सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी, पूरे में उसको घुमाते हैं। अगर उसके टायर वो पतले वाले हो जाएं जैसे साइकिल के होते हैं, तो वो तो बेचारा, सर पहली बार तो वो साइकिल के पहिए के टायर और ट्रैक्टर को नहीं लगाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर कोई टायर छोटा ही फट ट्रैक्टर है, जाएगा। कोई प्यारा सा ट्रैक्टर भी तो होता है, छोटा सा देखा होगा, गाड़ी उसके भी टायर चौड़े होते हैं, लेकिन वो किस गाड़ी लिए से होता है, मोटे होते हैं। वो सुन लीजिए, वो किस लिए होता है कि भाई आपने एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया तो उससे प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। क्या टाइम हो गया क्या? सर ट्यूशन है मुझे मालूम नहीं चलो टाइम का। तीन पेज से करवा दिया आपने यार। कोई बात नहीं, आज ही सारे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाँ, मैं सर। कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। और मैं ना कल आपको, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको बता रहा हूँ, मैं कल आपको मैसेज कर दूंगा, हो सकता है कि मैं कल का ऑफ रखूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में तैयार रहना कि फिर संडे को आपकी क्लास होगी। क्वेश्चन में ना तुम्हारा और शुक्र में एक साथ ही और भी डाउट्स आप इकट्ठे कर लो एक साथ ही करो, ठीक है। अगर और भी होंगे इसी वीक में करा लो, इसी वीक में, ठीक है ना। जो तुम्हारा भी डाउट था ना, तुमने बोला था, वो भी मेरे को भेज देना, मैं एक साथ ही तुम्हारा और अनमोल का साथ साथ करूँगा। हाँ जी, थर्सडे और सैटरडे को नहीं आऊंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे अरे नहीं, एनुअल फंक्शन है उसका। ठीक है।